देहरादून में कृषि विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने ई रूपी प्रणाली का किया शुभारंभ। कृषकों ने सीएम का जताया आभार। हल्द्वानी में सीएम धामी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में हुए शामिल। स्टेडियम से शहीद पार्क तक यात्रा का भव्य आयोजन। कहा, देश की सुरक्षा सम्मान में देश का नागरिक सेना के साथ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया देहरादून के पुरकुल गांव का दौरा। निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का किया निरीक्षण। काम को समय के भीतर पूरा करने के निर्देश। केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ पर चल रहा दिव्य स्नान। संगम तट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 3 दिन में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। केदारनाथ में एम्स का हेलीकॉप्टर क्रैश। मरीज को लेने गया था हेली एम्बुलेंस। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 3 लोग थे सवार। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है। केदारनाथ में एम्स का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मरीज को लेने ये हेली सेवा गई थी, जहां पर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डिसबैलेंस होने की वजह से ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 3 लोग सवार थे। यहां पर गनीमत इस बात की रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। तो ये हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो गया। ये बताया जा रहा है कि डिसबैलेंस होने की वजह से ये हादसा हुआ है। तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मरीज को लेने के लिए हेली एम्बुलेंस केदारनाथ धाम गई थी। तो केदारनाथ में एम्स का ये हेलीकॉप्टर था जो कि मरीज को लेने गया था, लेकिन ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डिसबैलेंस होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हादसे में किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में हेली एम्बुलेंस के माध्यम से मरीज को लेने गए। यहां पर हेलीकॉप्टर की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। डिसबैलेंस हुआ और क्रैश हो गया, लेकिन पिछला हिस्सा इसका टूटा है। गनीमत इस बात की कोई जन आज दिनांक 17 मई 2025 को एक श्रीदेवी नाम की एक पेशेंट को, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की इशू था, तो उसको लेने के लिए एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित संजीवनी हेली एम्बुलेंस द्वारा केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड ना करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया है। उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। उस हेलीकॉप्टर में 2 डॉक्टर और 1 पायलट सवार थे। वो सभी तीनों सुरक्षित हैं और अभी जो है सूचना के अनुसार इसकी DGCA द्वारा तकनीकी जांच की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि उसमें वाकई में प्रॉब्लम क्या आई थी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ हैं। योगेश, यहाँ जो इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है, इसमें क्या और जानकारी मिल पा रही है और क्या वजह रही कि यहाँ पर डिसबैलेंस हुआ है हेलीकॉप्टर? देखिए रवि, बिल्कुल जिस तरह से केदारनाथ में एक मरीज को लेने के लिए एम्स हेलीकॉप्टर ने जो है उड़ान भरी थी और उसके दुर्घटनाग्रस्त की बात सामने आई है। तस्वीरें जो है सामने आई है। देखा जाए तो जिस तरह से मरीज को लेने के लिए हेली एम्बुलेंस वहां पर पहुंची थी और उसके बाद ही जो है वहां पर डिसबैलेंस जो है हेलीकॉप्टर हो गया, जिसकी वजह से उन्हें लैंडिंग करानी पड़ी और इसी कारण जो है जो पीछे का हिस्सा है, जिसको जो है टेल बूम कहा जाता है, टेल रोटर, वो जो है टूट गया है, क्षतिग्रस्त हुआ है। उसी के चलते जो है, हालांकि सबसे बड़ी जो गनीमत रही है वो ये रही है रवि की हेलीकॉप्टर में जो पायलट सही 3 लोग सवार थे, उसमें से 2 डॉक्टर थे और तीनों के तीनों सुरक्षित हैं। तो ऐसे में जो है बड़ी हादसा भी हो जाता है। कई बार हमने देखा कि इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान डिसबैलेंस होने के कारण जो है जो क्षतिग्रस्त होता है हेलीकॉप्टर, तो कई बार जो है उसके तेल का जो टैंकर होता है उस पर जो है अगर चोटिल होता है तो वो कहीं ना कहीं ब्लास्टिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ गनीमत ये रही है कि जो टेल रूटर था वो जो है जैसे क्षतिग्रस्त हुआ, उसको इमरजेंसी लैंडिंग होती ही तत्काल जो तीनों लोग थे वो उतरकर जो है एक सुरक्षित स्थान पर चले गए, ताकि जो है ये सबसे बड़ी गनीमत की बात रही है। और ऐसे में जिस तरह से वहां पर मरीज को लेने के लिए पहुंचे थे, अब बताया जा रहा है कि जो हवा का रुख था वो सही से नहीं मिल पाने की वजह से जो है कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस हुआ, जिसकी वजह से वहां पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और यही कारण था कि वहां पर जो है जब इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो पीछे का जो टेल रोटर है वो टूट गया। उसके बाद तीनों
जो डॉक्टर्स थे, 2 डॉक्टर्स और एक पायलट, तीनों उतरकर जो है वहां से निकले और उसके बाद जो है वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। तो निश्चित तौर पर गनीमत वाली बात है कि जो है हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन तीनों लोग सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि लोग सुरक्षित हैं। शुक्रिया योगेश आपका। देहरादून में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सीएम ने कार्यक्रम में ई रूपी प्रणाली का शुभारंभ और स्वीकृत नीतियों का भी लोकार्पण किया। इस ई रूपी प्रणाली से किसानों को काफी मदद मिलेगी। इसी कड़ी में कार्यक्रम में पहुंचे कृषकों ने सीएम धामी का आभार जताया। साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। वैसे आज हमारे किसान पहले से ही अनेक योजनाओं की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो फसल खरीद से जुड़ी सूचनाएं हों या मौसम से जुड़ी जानकारी हो या फिर अनुदान या सब्सिडी से संबंधित कोई संदेश हो। फिर भी मैं इस योजना से जुड़े हुए सभी अधिकारीगणों से, कृषि सचिव महोदय से, अपने अन्य अधिकारियों से ये उनको सुझाव देना चाहता हूं कि आप हमारे किसान भाई बहनों को ई रूपी प्रणाली के सही और प्रभावी उपयोग हेतु समुचित उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। और जितने लोग यहाँ आए हैं वो तो भली भांति समझ ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबके माध्यम से हमारे प्रदेश के एक एक किसान को इसकी जानकारी हो जाए। जिन योजनाओं की जानकारी आप सबको है, मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके माध्यम से अन्य किसान भाइयों को भी इनकी जानकारी मिले। और मैं विभाग से ये भी अपेक्षा करता हूँ कि हमारे इतने सारे प्रगतिशील किसान यहाँ पहुँचे हैं और सच में आप सबके चेहरों को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि आप सब जो काम कर रहे हैं मेहनत से, लगन से, परिश्रम से, कौशल से, निश्चित रूप से सही दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे मेरी अपेक्षा है कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं, जितनी ये योजनाएं लॉन्च हुई हैं, इन योजनाओं की जानकारी एक सामान्य किसान को भी पहुंचनी चाहिए। और जो प्रशिक्षण का हमारा कार्यक्रम है, वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम अनवरत रूप से, क्रमवार रूप से नए लोगों को भी, जैसे हम नवाचार को अपना रहे हैं, विभाग का भी काम होना चाहिए कि नए लोगों को भी जो है इस नवाचार को हम पहुंचाएं। हमारी टेक्नोलॉजी पहुंचे, हमारे अनुसंधान पहुंचे, हमारी खोजें पहुंचे, कृषि की हमारी नीतियां पहुंचे। उसके लिए जरूर आप व्यवस्था करें। इसके लिए गांव से लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। और प्रशिक्षण के साथ साथ हम अन्य जो नवाचार हम करने वाले हैं या किसानों के लिए जो हम अन्य अच्छी योजना लाने वाले हैं या पहले से चलने वाली हमारी योजनाएं हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा पाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में वो भी आगे बढ़ पाए। क्योंकि जब तक हमारे अन्नदाता इस नई तकनीकी का सही प्रकार से उपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक इसका वास्तविक लाभ उन तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है यदि सही तरीके से ये जागरूकता फैलाई जाए और हमारे किसान इस नई प्रणाली को उतनी ही सहजता से अपना लेंगे जितनी तेजी से वह आज अन्य माध्यमों से जुड़ते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही हम राज्य की जटिल जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित नई नई नीतियां भी बना रहे हैं। इसी क्रम में आज जहां एक और राज्य में कीवी, ड्रैगन फ्रूट, मिलेट जैसे उच्च संभावना वाले उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और मिलेट नीति की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वहीं सेब की तुड़ाई के बाद भंडारण, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग हेतु सेब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना का भी आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे राज्य के समस्त पर्वतीय जनपदों की जो जलवायु है और भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो कीवी उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल हैं। अभी जैसा कृषि मंत्री जी बता रहे थे, हमने इसके बारे में
कृषि मंत्री भारत सरकार को भी बहुत भली भांति अवगत कराया कि कीवी के क्षेत्र में किस प्रकार से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, और बंदरों की जो समस्या है वो बंदरों की समस्या भी कीवी के उत्पादन में हमको नहीं होती है। भारत सरकार ने भी हमको पूरा हर दृष्टि से सहयोग का आश्वासन दिया है, और जितने भी हमारे राज्य ने योजनाएं, जितने प्रस्ताव उनके समक्ष रखे, उन्होंने 100% सभी जो हमारे सुझाव थे, जो हमारे ज़रूरतें थी, उन सभी पर स्वीकृति प्रदान की है। मैं कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी बहुत हमारे कृषक भाइयों की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की ओर से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज बाजार में कीवी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारी सरकार ने राज्य में कीवी नीति लागू की है। कीवी को हमने एक मिशन के रूप में लिया है, और बड़ा अच्छा था। अभी बीच में हमारे वहाँ बागेश्वर के लीती और सामा क्षेत्र से कीवी भी लेकर आए थे मेरे लिए, तो उनको आप सब भी देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कीवी, मैं समझता हूँ कि देश में अगर सबसे अच्छी कीवियों में से एक अच्छा उत्पादन की संभावनाएं हैं तो वो क्षेत्र भी हमारा जो है, उस क्षेत्र में हमारे देश के अग्रणी क्षेत्रों में से एक क्षेत्र होगा। वहाँ बहुत संभावनाएं हैं। इसी नीति के अंतर्गत आगामी 6 वर्षों में हम कई करोड़ रुपए की लागत से राज्य की जो 3500 हेक्टेयर भूमि है, इस पर कीवी उत्पादन को हम प्रोत्साहित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। ये हमारी आगे के कार्यक्रमों में शामिल है। इस योजना से जहां एक और लगभग 9000 किसान भाई बहनों को सीधे प्रत्यक्ष इसका लाभ मिलने वाला है। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बेहतर होने की लगातार दावे करती है, लेकिन अगर बात उत्तरकाशी के महिला अस्पताल की करें तो यहाँ की स्थितियां आज भी जस की तस बनी हुई हैं। डॉक्टरों की कमी है और इसके अलावा भी बहुत सारी खामियां हैं जो अस्पताल में सामने निकल कर आई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में महिला अस्पताल में फैली बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उत्तरकाशी जनपद में स्थित महिला अस्पताल में उत्तरकाशी के साथ टिहरी की महिलाएं भी प्रसव के लिए यहाँ पर आती हैं और आखिरी समय में उन्हें देहरादून रेफर कर दिया जाता है। अब इस बात को जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले जिला अस्पताल के अंदर जो महिला अस्पताल है उसमें क्या घटना हुई है। हमारी बहन सीमा देवी जो हैं, उनके साथ उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो जाना, हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जिन लोगों ने इसमें कोताही बरतने का काम किया है, हमने मांग की है कि उस स्तरीय जांच करके जिन्होंने गलत कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही विगत कई समय से 1 साल 2 साल से हम यहाँ इस जिलाधिकारी कार्यालय में कई पत्राचार कर चुके हैं कि हॉस्पिटल रेफर सेंटर बना हुआ है, लेकिन सरकार और प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। आप सोचिए कि पिछले महीने 28 तारीख को कई अच्छे डॉक्टरों के यहाँ से तबादले किए गए, पर जब यहाँ डॉक्टर भेजे जाने थे तो यहाँ आज तक एक भी हड्डी का डॉक्टर नहीं भेजा गया है, जिस कारण से जो स्वास्थ्य कैंप लगते हैं वो स्वास्थ्य कैंप नहीं लग पा रहे हैं, जो विकलांग सर्टिफिकेट बनने हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। उसका क्या हुआ था कि 12 तारीख को उसने वहाँ पे एडमिट करवाया था, डॉक्टरों ने, उसे दर्द हुआ था क्योंकि प्रसव होने वाला था, उसको एडमिट करवा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टरों ने अगले दिन 13 तारीख को उससे बताया कि भाई तेरा दर्द नहीं हो रहा है, तो आप घर से जा सकते हैं और आपको अभी टाइम लगेगा डिलीवरी में। ठीक, उसके आधे घंटे बाद उसको दर्द होना शुरू होता है। उसके बाद दर्द होने के बाद क्या होता है कि फिर वो उसका बच्चा, मतलब उसके उसी दिन 9 बजे उसका बच्चा हो जाता है। और उसके बाद जो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर उसे देखता नहीं है, और जो डॉक्टर जो जितने भी गायनोलॉजिस्ट वहाँ पे थे वो सारे सोने चले गए, और नर्स के द्वारा उसे कोई गलत इंजेक्शन लगाया गया जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है। और उस टाइम जो भी डॉक्टर बुलाने पे देखा गया कि डॉक्टर जो है वहाँ पे सारे सो रखे थे, और वो जो मेन डॉक्टर वहाँ पे है वो तब आ रही है जब डेथ होने के एक घंटे के बाद वो वहाँ पे आ रही है। उसके बाद चाह रहे हो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी CCTV फुटेज निकाले जाए, जो डॉक्टर वहाँ पे ड्यूटी पे थे, वो जो सो रखे थे, उनको सस्पेंड किया जाए और उनको सजा दी जाए। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी की वजह से महिलाओं को देहरादून रेफर कर दिया जाता है और कई बार रास्ते में ही मरीजों की जान चली जाती है। अब तक कई महिलाओं की मौके पर मौत हो चुकी है। ऐसे में जनपद की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के बाहर पुतला दहन करने के बाद सीएमओ का घेराव कर उन्हें तुरंत व्यवस्था को सुधारने का अल्टीमेटम दिया। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। जो डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है तो इसमें जो है कल प्रमुख अधीक्षक से मेरी वार्ता हुई कि भाई इसमें हम क्या हुआ, तो इसमें हमने जो है वो डॉक्टर समा आफरीन जो गायनेकोलॉजिस्ट थी जिसके द्वारा वो केस देखा गया है उनको भी बुलाया था। तो ये प्रथम मरीज जो थी ये 12 तारीख को जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी मतलब डिलीवरी के लिए। उसके बाद ये 13 तारीख इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी और उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा भी उसका स्वस्थ था, खुद भी वो ठीक थी, लेकिन जो है सडनली जो है मरीज़ की जो है हालत ख़राब होने लगी और उसके बाद ये जो ये इनके द्वारा बताया गया तो काफ़ी प्रयास के बाद उसको बचाया नहीं जा सका। तो जिसमें प्रथम दृष्टया जो है हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया जो है एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का जो केस लग रहा है। बाकी ये लोग आए थे शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे हमको कई प्रकार की जो है दिक्कतें हो रही है, कोई ड्यूटी समय नहीं था। तो जो भी प्रकरण थे तो सबकी जो जाँच की जाएगी क्योंकि रोटेशन की ड्यूटी थी, किस किस ड्यूटी में थे, क्या था, वो पूरा विस्तार से इसकी ये जो है जाँच करके उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर क्या मामला था, किसकी गलती से हुआ था। उत्तरकाशी महिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की बात आज की नहीं, अक्सर अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की नींद नहीं खुली। जबकि महिला अस्पताल में न सिर्फ उत्तरकाशी बल्कि दूसरे जिलों से भी महिलाएं इलाज के लिए आती हैं। आरोप है कि डॉक्टर बाहर से दवा लिखते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस वर्तमान में तो खैर रेफर सेंटर बन रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो है अब गायनेकोलॉजी इस समय जो है हमारे जो है शासन तरफ से 3 डॉक्टर यहाँ पे इस समय आए हैं। ये जो है हमारी नियमित गायनेकोलॉजिस्ट भी आ गई हैं, साथ साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे एक जो है गायनेकोलॉजिस्ट भेजी गई रोटेशन के आधार पर। पहले 29 तारीख से पहले आई थी, इस बार जो है परसों से जो है दूसरी गायनेकोलॉजिस्ट आ गए हैं। ये हमारे जो है ऑर्थोपेडिक्स सर्जन भी जो है वो रोटेशन पे आ रहे हैं वर्तमान में। तो ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टरों की इतनी कमी है, आ रहे हैं। और एक जो है सर्जन की नई ड्यूटी कर दी है, एक एनेस्थेटिक भी आ गई है, उसने ज्वाइन कर दिया है, तो वो भी दिक्कत नहीं है। साथ ही जो है एक और कड़ी सुनने वाला है कि वो जल्दी जो आएगी, अभी लिस्ट भी आएगी, तो उसमें जो है प्रयासरत है सभी ज़्यादा सुविधाएँ लोगों को मिले। हाँ, वो अगर आरोप लग रहा है उसकी खैर जाँच की जाएगी। अब उनको CMS साहब को लिखा जाएगा भाई कि आप इसकी रोज़ की रोज़ जो वहीं पर बैठे रहते हैं तो रोज़ उसको देखें, हाँ रेंडमली जो है तो हम 10 पर्चे चेक करें रोज़ के कि कौन बाहर की लिख रहा है ना। देहरादून में बैठे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को जब भी मौका मिलता है तो मीडिया के सवालों पर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा पहाड़ी जिलों के सरकारी अस्पतालों की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज्यादातर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, जिसकी वजह से पहाड़ के लोगों को इलाज के लिए मैदानी इलाकों में आना पड़ता है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि सीएम के आदेश की जिलों में बैठे वरीय अधिकारी अनदेखी करते हैं, जिसकी वजह से राज्यवासियों को परेशानी हो रही है। नैनीताल की 2 ग्राम सभा में वर्षों से पानी की समस्या है, लेकिन अब तक उसका समाधान नहीं हो सका। अब दोनों गांव के ग्रामीणों ने कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत से गुहार लगाई है। इस रिपोर्ट में देखिए। नैनीताल के ग्राम सभा हरतोला और ग्राम सभा हरिनगर हरतोला के ग्रामीणों ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को ज्ञापन देकर पेयजल समस्या दूर करने की मांग की है। साथ ही हरतोला सुंदरखाल थुआ ब्लॉक पेयजल पंपिंग योजना में की जा रही अनियमितताओं की जांच की भी मांग की है। मेरे गांव में पानी नहीं होने के कारण मैं अपने कमिश्नर साहब से मिली। मेरे गांव में इतनी पानी की कमी है, 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लेना पड़ता है। वहाँ बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानी होती है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी पानी लाते हैं, इसलिए गर्मी ज़्यादा होने के कारण बहुत परेशानी हो रही है। 4-5 साल से बहुत दिक्कत है पानी की, इसलिए हम कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर साहब का कहना है कि जल्दी ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। हमेशा जब गर्मी पड़ती है तो पानी की बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पानी की तो इतनी दिक्कत है क्योंकि वहाँ ना ही स्रोत ही हैं, स्रोत सारे सूख जाते हैं, इसलिए हमें दूर दूर से ढूंढना पड़ता है। मेरे ग्रामवासियों को दूर से हम खुद जाते हैं पानी ढूंढने। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा के निवासियों को पेयजल सुविधा के लिए सरकार ने हरतोला सुंदरखाल थुआ ब्लॉक पेयजल पंपिंग योजना के तहत पेयजल की योजना लागू की थी, जिसकी शुरुआत ही दिनों में दोनों गांव में पानी की सप्लाई की जाती थी। लेकिन
बाद में बाहरी कई व्यक्तियों ने इलाके में रिजॉर्ट का निर्माण किया और कर्मचारियों की मिलीभगत कर योजना का पानी उधर दे दिया गया। तो ग्रामीण के क्षेत्र में जो पेयजल योजना है उसमें 100% भ्रष्टाचार है। मेन लाइन से अवैध कनेक्शन लिए गए हैं हजारों, उसकी निरीक्षण किया जाए और जो मुख्य वहाँ का जो पानी का ऑनलाइन जो खोलता है पानी को ऑपरेट करता है, वो अपना जनरेटर चलाता होगा, वो स्टोरेज करता होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, जिसमें हमारे वहाँ करीब लॉकडाउन से पानी नहीं आया है। मेरा संस्थान से ये कहना है कि सरकार पैसा दे रही है, उसको तनख्वाह दे रही है, जो भी वहाँ का चलाता है, वो पानी जाता कहाँ है? पानी तो हमारे पास आता ही नहीं। अब ये कितने महीने हो गए पानी नहीं आया और बिल का ऐसा बिल आया है अभी 5,000 रुपया और 10,000 रुपया। 150 परिवार से ऊपर है, 2,500 से ऊपर जनसंख्या होगी गाँव की पूरी। बेटों के वहाँ चलता है होटल, चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके वहाँ पानी आता तो आता कहाँ से? अभी बोलते हैं कि हम टैंक से पानी मंगाते हैं। मान लिया जाए मेन रोड में पानी का टैंक आया और उनके भवन है 1.5 किलोमीटर ऊपर, तो पानी कैसे जाता है साहब ऊपर? किसी परिवार ने कोई लाइन अवैध कनेक्शन दे रखे हैं, सबने अवैध कनेक्शन दिए हैं और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। हम हैं वहाँ 60 साल से। ये बहुत से ग्रामीण आज हरतोला से, हरिनगर से और थुआ ब्लॉक से आज यहाँ पे आए हैं और इनका कहना है कि जल जीवन मिशन का जो काम यहाँ पे सैंक्शन था उसकी प्रगति धीमी है और जो पाइपलाइन बिछाई जा रही थी वो उचित गहराई पे नहीं रखी गई और पिछले 5-6 महीने से काम रुका हुआ है। तो आज डिपार्टमेंट को भी मैंने इस संबंध में बुलाया था और 1 हफ्ते के अंतर्गत ये काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट से मैंने कहा डेली इसकी फोटोग्राफ्स भी मुझको भेजेंगे और जो प्रधानगण हैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि कभी भी ये काम रुकता है या गुणवत्ता में शिकायत आती है तो ईमेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से मुझे सूचित करें और जल्दी इनको जो जेजीएम के हिसाब से पानी मिलना है उतना पानी दिलाया जाए। आरोप है कि रिजॉर्टों के निर्माण के चलते विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से बाहरी व्यक्तियों को पेयजल कनेक्शन गैर कानूनी रूप से दिए गए हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों को वर्तमान समय में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण वर्तमान समय में ग्रामवासियों व मवेशियों के सम्मुख पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।